लेट्स कंटिन्यू विथ हेरॉन्स फॉर्मूला। हमने कल 3 एग्जाम्पल कर लिए थे, हमारा एक एग्जाम्पल बचा था, दैट इज एग्जाम्पल 6। इसमें आपको क्या गिवन है कि सान्या हैज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ इन द शेप ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ बेटा आपको पता होगी। रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल पर एंगल 90 नहीं होता। पैरेललोग्राम विथ ऑल एडजेसेंट साइड्स या ऑल साइड्स इक्वल इज नोन एज रोम्बस। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है, इसमें जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, पर वो इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पर। ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो अब देखो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सान्या है, उसके पास एक लैंड का पीस है जो रोम्बस के शेप में है। तो आपके दिमाग में शेप क्लियर है कि रोम्बस कैसा होता है। फिर बोल रहा है कि शी वॉन्ट्स हर 1 डॉटर एंड 1 सन टू वर्क ऑन द लैंड। उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो चाहती है कि दोनों खेत पे काम करें एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स, और दोनों अलग अलग फसल उगाएं। हाँ, तो शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करा उसने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो ये अभी अपन जब ट्राइंगल्स पढ़ेंगे देन यू विल नो कि ट्राइंगल में यदि हम क्वाड्रिलेटरल में या क्वाड्रिलेटरल में नहीं, पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है उसको 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। वो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे देन यू विल स्टडी दिस थिंग। पर हमने जैसे एक डायगोनल ज्वाइन की तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है। ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो यदि आपको पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है तो आप उसमें एक डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपके 2 इक्वल एरिया के पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात वो जानती थी सान्या, तो उसने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया। बी डी ज्वाइन कर दो, ए सी ज्वाइन कर दो, एक ही बात है। अब क्या हुआ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर क्या हो गया 4 टाइम्स साइड। इसकी वैल्यू 400 है, 4 से इसको कैंसिल किया, आपकी सारी साइड्स क्या आ गई 100 मीटर that they have drawn in the diagram। अब बोला इन वन ऑफ द डायगोनल्स इज 160, तो जो भी डायगोनल आपने ज्वाइन किए AC या BD उसको आप क्या बोल दोगे 160 मीटर। तो पूछा है हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स। तो दोनों बेटा बेटी को क्रॉप के लिए कितना एरिया मिलेगा। मतलब हमको क्या करना है, हमको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है और दोनों को इक्वल है ये हमको पता है। या हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी तरह रोम्बस का एरिया निकाल लें और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो भी दोनों को कितना एरिया मिल रहा है ये आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, शेप क्लियर कि रोम्बस है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पेरीमीटर क्या होगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में पढ़ते ही क्वेश्चन को क्लिक करना चाहिए। अब आप देखो कि अब उन्होंने लिखा क्या है कि लेट ABCD बी द फील्ड, पेरीमीटर 400 है तो हर साइड क्या हो गई 400 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 100 मीटर। तो AB AD सब 100 मीटर, डायगोनल BD ले ली 160 मीटर। ठीक है, अब आप देखो कि अब आपके पास ये एक ट्राइंगल है जिसकी आपके पास तीनों साइड्स हैं, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो हेरॉन्स फार्मूला से, है ना। यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला यू कैन कैलकुलेट इट्स एरिया। तो आपका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे 100 200 360, 360 बाई 2 S हो गया 180। तो एरिया आपका क्या होगा अंडर रूट 180, 180 माइनस 160 विल बी 20, 180 माइनस 100 विल बी 80 और दोबारा भी 80, तो 2 80 हो गए। तो एक 80 बाहर आएगा, 18 2 ज़ा 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, एंड देयर वर 2 0, तो बाहर एक 60 आ गया। तो 8 6 ज़ा 48 एंड 2 zeros, तो 4800 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगुलर पीस का एरिया, हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला है। तो एक बच्चे को 4800 मीटर स्क्वायर एरिया मिला। दिस इज हाउ यू विल डू इट। ठीक, अब दूसरा यदि आपसे पूछा होता पूरे फील्ड का एरिया तो हम इसका डबल कर देते तो 9600 आ जाता। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका, ये तो हमने सिंपली अपना हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके कर लिया, बट एग्जाम में थोड़ी मेंशन है कि यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला ही करो, तो हम कुछ और तरह से भी कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास हमने अभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। यदि मैं ये वाली डायगोनल को भी ज्वाइन कर दूँ, हाँ, तो मुझे क्या पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पर और बाइसेक्ट करती है। तो ये यदि 160 थी तो ये इतना पोर्शन कितना होगा, दिस विल बी 80। ये हमें पता नहीं है, ये x होगा, ये x होगा, ये 80 और ये 80, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्टेड राइट एंगल। अब ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है तो ये क्या हो गया, दिस इज अ
पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्राइंगल लगेगा, ये हाइपोटेनियस है, तो ये 100 स्क्वायर में से 80 स्क्वायर माइनस करें तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो ये 100 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 80 हो जाएगा। तो 100 माइनस 80 तो 20 है, 100 प्लस 80 तो 180 है, 18 टू 36, दिस इज 3600। स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, x विल कम आउट टू बी 60। तो x आपका आ गया 60, ये आ गई 60। डायगोनल निकालनी है तो डबल करोगे क्योंकि ये भी 60 है, तो ये हो जाएगा 60 60 120। यदि आप डायगोनल निकालना चाहते हो तो डायगोनल आपकी आएगी 120। डायगोनल 1 आपको गिवन है 160। हाँ, अब आपको एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला क्या पता है, हाफ d1 इंटू d2, ये आपने 8th में किया हुआ है। एरिया आपका डायगोनल का, सॉरी, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला एक था हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो हाफ डायगोनल 1 है 160, डायगोनल 2 है 120, 2 से इसको कैंसिल किया, दिस इज 60, तो ये क्या हो गया 9600। ये किसका एरिया आया, रोम्बस का, पर उसके कितने पार्ट किए हैं, 2, तो हम इसको फिर से डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 4800। तो एक बच्चे को कितना एरिया मिला, 4800 मीटर स्क्वायर टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। अच्छा, इसी को करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई हमने ये तो निकाल ली कि दिस इज 60, हाँ, हमने ये वाली, ये हमको पता है 160 है, ये हमने निकाल ली 60 और हमको पता है ये एंगल 90, और हमको एरिया किसका निकालना है, हमको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फिर से हाफ बेस इंटू हाइट भी तो यूज़ कर सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, अब बेस क्या होगा, बेस होगा BD और हाइट होगी, इसको यदि हम O बोल दें तो दिस इज़ हाफ BD मल्टीप्लाइड बाय CO। तो हाफ BD तो है 160 और CO की वैल्यू क्या आई थी 60, 2 से इसको डिवाइड किया 30, 16 3 48, आंसर हर केस में 4800 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। आपको जो इजी लगे आप दोनों में से, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। चलो अब हम एक्सरसाइज पे पहुंच जाए। तो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखो एक सिंपल सी बात, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो आपको सीरियल से ABCD चलना है। ये नहीं कि आपने अपनी मर्ज़ी से, आपने ऐसे नहीं कर सकते कि हमने कुछ भी बना लिया और हमने AB यहाँ लिखा और CD ऐसे लिख दिया, तो ये ABCD नहीं हुआ, ये ABDC हो गया। तो यू नीड टू फॉलो अ पैटर्न। आप A यहाँ से लिखना शुरू करो या आप A यहाँ से शुरू करो। अब आप B या तो इधर लिख सकते हो या इधर लिख सकते हो। यदि आपने B इधर लिखा तो आप CD ऐसे लिखोगे, पर यदि आपने B इधर लिखा तो C इधर आएगा, D इधर आएगा, ये बात ध्यान रखना। क्लॉकवाइज, हाँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी जाओ, बट यू शुड फॉलो एन ऑर्डर। आप कहीं से कहीं जंप नहीं कर सकते, अदरवाइज दैट विल नॉट बी अ क्लोज फिगर। ट्राइंगल के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी साइड्स एडजेसेंट है, बट जब क्वाड्रिलेटरल है तो आपके अपोजिट आ जाती है ना, डायगोनल आ जाती है क्वाड्रिलेटरल में। ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होती, क्वाड्रिलेटरल में होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका ABCD एक ही ऑर्डर में चलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात लग रही होगी आपको, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो अब हमारा ये हमने डायग्राम बना दिया मैंने पहले। क्यों बना लिया, क्योंकि इसमें क्या बोला है, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल C90। बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि C शुड बी 90, और देखो मेरा परफेक्ट 90 डिग्री इसमें दिखता है, एंगल क्या आया, हाँ। AB 9 है, तो ये AB है, ये 9 मीटर है। BC दिस इज 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD है 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। डायग्राम किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो, क्वाड्रिलेटरल बोला है, बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एंगल C पर 90 डिग्री दिखे। 100% 90 ना हो तो भी थोड़ा बहुत 90 जैसा दिखना चाहिए। मेरा यहाँ पर बन गया है 90 डिग्री है, हाँ, ये 90 दिखना चाहिए। फिर तुम इसको शेप को भले इसको ऐसा, पर क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए, 4 साइडेड फिगर ही होना चाहिए। तो ये आप ऐसा बना लो, आपकी मर्ज़ी। ये C यहाँ पर आएगा, A यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये C है, तो ABCD, या मैं यहाँ से A करा तो यहाँ B लिख सकती हूँ, ये C फिर ये D हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखो, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, पर हमने
ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में यदि हम एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे तो हमें 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे, और हम दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो यही कंसेप्ट है बेटा। तो अब आप देखो कि अब आपको ज्वाइन कौन सी साइड करना है, यही है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। हमको ये चारों साइड्स पता है पर हमें डायगोनल एक भी नहीं पता। और हम यदि ट्राइंगल में एक डायगोनल बनाएंगे तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है। मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं BD को ज्वाइन कर दूं या मैं इसको AC को ज्वाइन कर दूं। 2 ही ऑप्शंस है ना, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। 2 ही डायगोनल हो सकती है, या तो AC हो सकती है या BD हो सकती है। अब आप देखो यदि आपने AC को ज्वाइन किया तो डू यू हैव एनी मैथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC? नो। क्यों? क्योंकि AC के अपोजिट एंगल B और D है, वो यदि 90 होते तो AC हाइपोटेनियस होती और हम निकाल लेते, तो ऐसा नहीं है। तो हमें AC ज्वाइन नहीं करना है। इससे हमें क्या पता चल गया कि AC ज्वाइन करके काम नहीं चलेगा। तो हम BD के बारे में सोचें, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, BD। तो जैसे ही आपने BD ज्वाइन किया, एंगल A तो 90 नहीं है पर एंगल C 90 है, और हमें ये दोनों साइड्स पता हैं, देन वी कैन कैलकुलेट BD बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी कि 90 के अपोजिट साइड आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक एंगल 90 दिया है, मतलब डायगोनल आपको पाइथागोरस से निकालनी पड़ेगी। तो डायगोनल ज्वाइन ही ऐसी करो, ये वाली नहीं कि जिसमें CB 90 का भी पार्ट्स हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना बेटा। तो सोच समझ के करोगे, पहली बार ही सीख जाओगे तो फिर आपको आगे कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BCD। पाइथागोरस क्या होता है, P² + B² इक्वल टू H²। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्चुअली तो आपको याद होगा 12² + 5², तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी, 13। तो ये 144 + 25 169 होगा, विच कैन बी रिटन एज 13²। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 मीटर। H कम्स आउट टू बी 13। तो ये हमने निकाल लिया 13, और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री डायग्राम में शो करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है तो वी शुड राइट ज्वाइन BD। ये दिया नहीं था ना, आपने ज्वाइन किया तो यू शुड शो ज्वाइन BD, और फिर आपका हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, अब हमें 2 पार्ट्स का एरिया निकालना है, एक इस ट्राइंगल का, एक इस ट्राइंगल का। अब ये वाला जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल है, तो इसके एरिया के लिए तो मुझे हेरॉन्स फार्मूला की ज़रूरत नहीं है ना। राइट ट्राइंगल का एरिया मैं डायरेक्टली हाफ बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो आपको भी यही करना है, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालें, हेरॉन्स में ना जाए। हाँ, तो हम अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD। पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD कैलकुलेट कर ले, इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपका 5 और हाइट है 12, 2 6 = 12, 6 5 = 30, यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो इस पार्ट में अब हमारे पास दोनों साइड्स हैं, तीनों। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ राइट ट्राइंगल नहीं है तो यहाँ हमें हेरॉन्स फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, वर्टेक्स ABD आना चाहिए, BAD लिख लो, DAB लिख लो, DBA लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी, पर A आना चाहिए, B आना चाहिए और D आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू बाय हेरॉन्स फार्मूला, और एक बार फार्मूला मेंशन कर देना। हाँ, हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखो, बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया इक्वल टू √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये आपका एरिया का फॉर्मूला आपने मेंशन कर दिया। अब बेटा आपको S निकालना पड़ेगा, तो S इक्वल टू साइड्स क्या है, 9, 8 और 13। तो 9 + 8 + 13/2, 9 + 8 17, 17 + 13 30, 30/2 इस डायरेक्टली भी लिख सकते हो 15। ज़रूरी नहीं कि 30/2 लिखें, हाँ, आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो कि 15 आया। तो एरिया इक्वल टू √15, 15 - 9, 15 - 8, 15 - 13, ये हुआ। वैल्यू क्या आ गई, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 - 9 कितना होता है, इट इज़ 6, 9 + 6 15, तो ये हो गया 6।
15 माइनस 8 इज़ 7, 15 माइनस 13 इज़ 2। तो हमको क्या दिख रहा है, ये 15 में एक 3 है और एक 5 है, और ये 6 को मैं 6 ही रहने दूँ, ये 7 है और 2 है। ये आपकी पेयर्स हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स है। तो ये 3 इंटू 2 क्या बनेगा, 6। एक 6 ये है, एक 6 ये है, 2 6 हो गए, तो 6 तो आ गया स्क्वायर रूट के बाहर। अब बचा क्या, 5 है और 7 है, इन दोनों की कोई पेयर नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़ा 35। तो इसका एरिया सेकंड पार्ट का क्या आ गया, 6√35 मीटर स्क्वायर। अब हमको √35 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, क्योंकि हमको दोनों को ऐड करना है। तो यदि हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ABD प्लस दूसरा क्या निकाला था हमने, BCD, है ना, प्लस एरिया ऑफ BCD, ये लिखेंगे। अब ये लिखेंगे तो क्या हो रहा है कि ABD का एरिया हमारा कितना आया है, ABD का आया है 6√35 और उसका एरिया कितना आया था, 30। अब ये ऐड नहीं हो सकते, दे आर अनलाइक वेरिएबल्स, रैशनल नंबर है एक और एक इरेशनल नंबर है, तो उनको ऐड नहीं कर सकते। पर NCERT में आंसर देखोगे, देखो आंसर शुड मैच विथ NCERT आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रूट में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो √35 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको पता है √36 तो होता है 6 समथिंग, है ना, √36 6 होता है, तो √35 6 से थोड़ा छोटा होगा। तो √35 की वैल्यू निकालें तो √35 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर आएगा 10, 5 यहाँ पर ऐड हो गया। 8 में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 की पेयर आएगी, ठीक है। 5 + 5 10 हो गया। अब आप इसको यदि पता ही है 1 से करोगे तो 101 आएगा, 2 से करोगे तो 104 आएगा, 8 से करोगे तो 800, 9 से कर दें यदि तो 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, ये आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 5.9, तो 109 में 9 ऐड होगा तो ये हो गया 118। अब इसको इसमें से माइनस करें, 19, फिर से 0 0 की पेयर आ गई। अब 0 0 हो गया, ये 118। अब मैं यदि यहाँ 0 करूँगी तो 1180, 1 करूँगी तो 1181, 2 कर दूँगी ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा। अब इससे ज़्यादा मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको पता है दिस इज़ इरेशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलता ही जाएगा। तो हमको बहुत ज़्यादा थोड़ी चाहिए, हमें तो कैलकुलेशन करनी है। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू निकालना सफिशियेंट है। तो हमने √35 की वैल्यू निकाल ली कि 5.91 है। √35 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5.91 है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो अब ये 6√35 क्या हो गया, 6 × 5.91, तो 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 6 5 ज़ा 30, 35, 35.46 हो गई वैल्यू। अब 35.46 है, इसको भी यदि आप एस्टिमेट करो तो ये डेसिमल के बाद देखो, अभी एस्टिमेशन में जिसको भी प्रॉब्लम है यहाँ पर अभी ध्यान देना कि यहाँ पर आपका डेसिमल के बाद यदि मैं इसको टेंस प्लेस पे रैशनल वो कर रही हूँ एस्टिमेट, तो ये 6 है। हम प्लेस वैल्यू चेक करते हैं नंबर की, नंबर पे 6 लिखा है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5। यदि नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो क्या होगा, ये और इसके बाद के सारे नंबर जितने भी होते हैं सब 0 हो जाएंगे और इसके प्रीडिसेसर में 1 ऐड हो जाएगा, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5। तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 35.5। अब देखो यदि ये 35.46 की जगह 43 होता, हाँ, तो हम ये 3 है, 3 इज़ लेस देन 5, तो ये नंबर बनता 0 और इसके आगे का नंबर सेम रहता, तो इसकी वैल्यू आती 35.4। ये बात क्लियर है ना। डेसिमल के बाद जिस भी प्लेस पे आप इसको एस्टिमेट कर रहे हो, आप उस प्लेस पे नंबर को देखोगे, वो जो डिजिट है यदि वो 5 या 5 से बड़ी है तो उसके आगे वाली, उसके पहले जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो और बाकी के सब हट गए, 0 हो गए। और यदि वो नंबर 5 से छोटा है, मतलब 4 या समथिंग है ना, 0 से 4 के बीच में नंबर है, तो आप क्या करोगे, वो सब तो 0 हो जाएगा और आगे वाला नंबर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता। दिस इज़ हाउ वी एस्टिमेट द नंबर्स। हाँ, तो यहाँ पे एस्टिमेशन काम आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, 35.5। अब हमको इसमें क्या ऐड करना था, इसका एरिया था 30, तो हमने इसमें 30 ऐड किया, तो हमारा एरिया कितना आ गया, 65.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया, 65.5 मीटर स्क्वायर। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। थोड़ा सा
अच्छे से वापस से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB3, BC4, CD4, DA, AC। अभी यहाँ कोई 90 डिग्री नहीं दिया है, तो डायग्राम जो तुम्हारी मर्जी तुम वैसा बना सकते हो। चलो तो इनको हटा देते हैं हम। लेट्स मेक अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, मान लो ये मैंने ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इसकी नेमिंग कर दें। नेमिंग आपको पता है, इट शुड बी इन ऑर्डर। तो आपने सपोज AB, अच्छा मुझे क्या दिया हुआ है, डायगोनल क्या आएगी, AC या BD आएगी। इन्होंने क्या दी हुई है, AC। तो मैं यहाँ सही लिख रही हूँ मैं ABCD, नहीं तो मैं बाद में ABCD मतलब हम ऐसे भी बना सकते थे कि हमने यूँ बना लिया, लिख दिया ABCD, फिर हम AC को ज्वाइन कर दे, तो मेरा वो बाई चांस 2 ट्राइंगल बन के ही हो गया था। अब जो वैल्यूज़ दिए वो लिख दो। तो AB कितना है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4, CD कितना है 4, AD कितना है 5 एंड AC कितना है 5। तो अब हमें इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल करके ऐड करना है। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 3, हाँ पहले हम इसको निकालें एरिया ऑफ ABC। तो क्या हो गया, S इक्वल टू 3 + 4 + 5/2, 6 आ जाएगा, 12/2 6। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू √6। 6 - 3 is 3, 6 - 4 is 2, 6 - 5 is 1, 6 × 6। तो एरिया क्या आ जाएगा, रूट डायरेक्टली आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेकंड पार्ट का एरिया निकालना है, उसमें हमारी साइड्स क्या हैं 5, 5, 4। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इसको हाईलाइट करके इसका S क्या हो गया, 5 + 5 + 4/2, 14/2 दैट इज 7। तो एरिया ऑफ ADC इक्वल टू √। एक बार हेरॉन्स फॉर्मूला लिख के ज़रूर मेंशन करना बेटा। तो ये क्या हो गया 7, 7 - 5 2, 7 - 5 2, 7 - 4 is 3, 7 एक है, 2 2 है, 2 बाहर आ गया, 7 और 3 का प्रोडक्ट 21। तो इसका एरिया क्या आ गया 2√21। अब फिर रूट में आ गया, ये तो ठीक था, ये रूट में है तो हमें √21 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, है ना। तो अब √21 की वैल्यू आप निकालोगे तो √21 डेसिमल के बाद जितनी भी चाहिए 0 0 की पेयर्स ले सकते हो। 4 4 = 16, 5 5 = 21। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, इधर 4 इधर 4, इसमें 4 ऐड, इधर प्लस होता है, 4 4 = 16, बचा 5, ऊपर से 0 0 की पेयर आ गई। अब ये हो गया 500। अब यदि आप 1 करोगे तो 81, 2 करोगे तो 164, तो 5 कर दें यदि तो क्या होगा 85, 5 = 25, बचेगा 2, 8 5 = 40, 42। 6 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 425 आया, माइनस किया बचा 75, इधर 5 इधर 5 ऐड होगा, ये हो गया 90। इधर इसका डबल चलता है, 4 था तो 8 आया, 45 का डबल 90। अब आप देखो कि मुझे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लेना है, डेसिमल लगाना भूल गई मैं। अब फिर हमारा 0 0 हो गया। अब यदि 1 करेंगे तो 901, हाँ तो नंबर बड़ा है 7500, तो 9 7 = 63, है ना, 9 7 = 63, 9 8 = 72। तो 8 करके देखें 72 से, तो 8 करेंगे तो 8 8 = 64 एंड 9 8 = 72, माइनस करके, ठीक है नंबर का आ रहा है। तो अब हमें पूरा माइनस करने की ज़रूरत नहीं, मुझे डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस चाहिए था, वो मुझे मिल गया कि दैट इज़ 8। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या ले ली 4.58। तो √21 की वैल्यू, तो हमने √21 की वैल्यू ले ली अप्रॉक्सीमेटली 4.58। हाँ, अब ये 2√21 मतलब 2 × दिस, तो ये क्या हो गया 2 8 = 16, 2 5 = 10, 1 11, 2 4 = 8 और 1 9.16। तो आपका इसका एरिया आ गया 9.16, इसका एरिया 6 था। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू दिस +6 ऐड करेंगे 0.16, 9 + 6 15, आंसर क्या आएगा 15.16। अब यदि आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर दो, NCERT में उन्होंने 2 प्लेस तक नहीं 1 प्लेस तक दिया है, तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डिजिट क्या है 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 1 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2। यदि यहाँ पर करते तो ये आपका मतलब यहाँ पर भी कर सकते थे, तो ये 8 था
तो 8 की बजाय ये क्या हो जाता है 4.6 है ना। यहाँ पर करते तो ये 6 है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, तो ये 9.2। 4.6 दूसरा करते तो भी 9.2। अब इसको इसमें ऐड किया तो आंसर आपका 15.2 आएगा। और आपने यदि यहाँ पर आके अप्रॉक्सीमेट किया तो भी ये 6 है, तो ये हो जाएगा 2 और इसके आगे के नंबर हो जाएंगे 0। तो आंसर क्या आएगा 15.2। यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम करेंगे बाद में, है ना, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हम इसको एकदम एंड में करेंगे। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है ऑन द सेम बेस एंड द सेम एरिया। आपके पास दो शेप्स है, एक तो पैरेललोग्राम है लाइक दिस, और इसके ऊपर आपके पास एक ट्राइंगल है और उन दोनों का बेस और एरिया इक्वल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनका एरिया और बेस इक्वल है। ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, तो ये दोनों का क्या हो गया कॉमन, दिस इज द बेस। ये मैंने पैरेललोग्राम थोड़ा रेक्टेंगल जैसा ले लिया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम थोड़ा सा आपका काजू कतली जैसा डिज़ाइन दिखता है। हाँ, तो आप ये ऐसे भी बना सकते हो कि दिस इज़ योर पैरेललोग्राम और एक साइड इसकी कॉमन है जो ट्राइंगल के साथ है, तो किसी भी साइड आप एक ले सकते हो। बस फिर आपको बाद में क्या करना है, ट्राइंगल की साइड्स क्या है 26, 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28। तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल में जो साइड कॉमन है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 28। 26 और 30 आप उसके अलावा कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको एक बार फिर से थोड़ा साफ़ सुथरा करके बना लेते हैं। ये अब आपने यदि ट्राइंगल इधर बना लिया तो बेटा 28 ये हो जाएगी, 26, 30 किधर भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इसकी नेमिंग कर देते हैं हम, सपोज ABCD और ये E, ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये हमारा ट्राइंगल है। दोनों का बेस और एरिया इक्वल है, तो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, दिस इज गिवन। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है हाइट। हाँ, हमें हाइट ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करनी है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब भाई हाइट क्या होती है, हमको पैरेललोग्राम की एक ही साइड पता है ये, तो हाइट कहाँ आना चाहिए, अपोजिट साइड से इसके ऊपर। यदि मैं इस पैरेललोग्राम को थोड़ा पैरेललोग्राम की तरह बना दूँ तो ये इस तरह का बनेगा। हाँ, ये पर्पल वाले पे ध्यान देना, तो इसकी हाइट इसी साइड पे आना चाहिए। तो मैं अपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो दिस इज़ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपका ये B है, ये आपका C है, इसको हमने M बोल दिया, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो CM हाइट हो गई। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ करके CM से शो कर दी। हाँ, तो एक बार और से बता देती हूँ मैं कि ये हमारा यदि पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड तो 28 होना चाहिए क्योंकि दोनों की कॉमन साइड ये है। अब मुझे बेस यही पता है, मुझे हाइट निकालनी है, मुझे क्या पता है इसका एरिया इक्वल है। ट्राइंगल की तीनों साइड है तुम्हारे पास, हेरॉन्स फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा और हम उसको किससे इक्वेट कर देंगे, पैरेललोग्राम के एरिया से, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल करके उसको इक्वेट कर सकते हैं पैरेललोग्राम के एरिया से। पर हमें हाइट किसकी निकालनी है, पैरेललोग्राम की। अच्छा, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ बेस इंटू हाइट। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है, तो हमें बेस ये पता है, तो हाइट भी किसके ऊपर आना चाहिए, इसी पे। हाइट हम यहाँ से इधर भी डाल सकते हैं पर हमें हाइट ये वाली चाहिए, जो बेस पता है उसी से तो निकलेगा, तो हम इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यही मैंने उस डायग्राम में भी शो किया है। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने की है तो हम उसको शो कर दें। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वो शॉर्ट में लिखने की आदत हो गई ना, अभी तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक है, अब हमको टू फाइंड क्या हो गई, हाइट निकालनी, मतलब CM निकालनी। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, और हेरॉन्स फार्मूला एक बार लिखो, S क्या हो गया
26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। तो ये क्या हुआ, 84/2 विच इज़ 42। तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30, ये होगा। ठीक है, अब वैल्यू निकालें तो 42 एज इट इज़, 42 माइनस 26 32, 16 28 14, ये हो गया 12। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या पेयर्स नज़र आ रही हैं, काम उसी पे करना है। 16 तो सीधे 4 का स्क्वायर है, ये 42 है, ये 14 है। 42 कैन बी रिटन एज 14 3 तो ये 14 है, 14 की 2 पेयर्स हो गई, हाँ, एक 4 की पेयर हो गई है, 2 14 हो गए हैं, ये 3 है और ये 12 है। तो आप इसको 12 3 भी लिख से रहने दे सकते हो कि 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो आंसर क्या आ गया, 6 4 14 4 56, 56 6 56 6 36 33 36। तो आपका आंसर आ गया 336। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर्स थी आई थिंक, यस। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अच्छा, इसको आप बेटा ऐसे भी कर सकते थे, इफ़ यू वांट टू डू लाइक दिस, 12 को आप यहाँ पर लिख देते 3 इंटू 4, तो ये 2 3 से एक 3 आता और 4 से 2 आता, तो वो 3 2 6 ही बनता है ना। तो हमने पेयर्स बना ली, 336 आ गया। अब हमारा पर्पस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना था, हमारा एरिया था हाइट निकालना। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमें गिवन है, पैरेललोग्राम का भी नाम लिख दो, ABCD। ट्राइंगल का नाम क्या लिया है हमने, AED, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैलकुलेट कर चुके हैं 336। तो हाइट इक्वल टू क्या हो गया, 336 डिवाइडेड बाय 28। कॉमन साइड जो थी वही उसकी हाइट थी, वो आपकी कितनी थी 28। अब देखो ये कैलकुलेशन करने का आसान तरीका क्या है, मुझे इसको 28 से डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट कर देती 14 2 2 2 4 6 2 12। तो आंसर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। बजाय इसको आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी करोगे फाइनली आंसर वही आएगा, पर हमारा मेन पर्पस वो 336 निकालना नहीं था, हमारा मेन पर्पस था टू फाइंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम उसके फैक्टर्स पे ही ध्यान देते थे कि 28 है, 28 इंटू 12 है, 28 कैंसिल, हाइट क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड टू मेक कैलकुलेशन सिंपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोम्बस शेप्ड फील्ड। फिर से रोम्बस आ गया। अब क्या कह रहा है कि एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, उसमें ग्रीन ग्रास है फॉर 18 काउस टू ग्रेस। आपके पास एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है और उसमें घास लगी हुई है, ये इसमें ग्रास है, उसमें 18 काउस कैन ग्रेस। ठीक है, तो घास है और कितनी गाय खा रही है 18। अब आपसे पूछ रहा है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30, रोम्बस की साइड क्या दे रखी है 30, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48। 2 डायगोनल है, दोनों की लेंथ अलग होती है, लॉन्गर डायगोनल ये दिख रही है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो एक गाय को कितना एरिया मिल रहा है ग्रेस करने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इस रोम्बस का एरिया निकाल करके उसको डिवाइड बाय 18 कर दें, क्योंकि देयर आर 18 काउज जो ग्रेस कर रही हैं, तो एक को कितना एरिया अवेलेबल है, तो टोटल एरिया ऑफ द फील्ड निकाल के डिवाइड बाय नंबर ऑफ काउज कर देंगे, है ना। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है बेटा, वैल्यू चेंज कर दी, है ना, रोम्बस की साइड चेंज कर दी, नंबर ऑफ काउज चेंज कर दिया, कंसेप्ट तो सेम है। काऊ की जगह हॉर्स दे दिया कि घोड़े चर रहे हैं, घोड़े चरें गधे चरें, अपने को तो कंसेप्ट समझना है कि इतना एरिया है, एक को कितना चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे जितने भी हैं उससे। ठीक है, अभी रोम्बस का हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी करके आए हैं एग्जाम्पल्स में, कि आपका रोम्बस का एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया था, तो हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हेरॉन्स फार्मूला लगा देंगे, तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे, एस क्या हो गया 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 100 है, 100 का हाफ इज़ 54। तो एरिया क्या हो गया अंडर रूट 54, 54 माइनस 30, डायरेक्ट लिख दूँ 24, 54 माइनस 30 24, 54 माइनस 48 इज 6,
है ना। 48 + 6 54 ये आ गया। आप ढंग से सिस्टमेटिक करना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा। आपका डाउट हो तो बोल देना। अब दो तो 24 दिख गए तो 24 बाहर जाएगा। ये 54 है, 54 कैन बी रिटन एज 9 6 9 6 ही क्यों लिखा, मैं तो 18 3 भी लिख सकती थी क्योंकि यहाँ एक 6 है। तो अब ये हो गया 9 6 6 24 टाइम्स दिस, 2 6 है, एक 6 आ गया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 24 भी आ गया। 6 3 18, तो ये क्या हो गया 24 × 18। ये किसका एरिया है, एक ट्राइंगल का। अभी देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं मल्टीप्लिकेशन में। मुझसे क्या पूछा है, एक गाय को कितनी जगह मिल रही है घास चरने के लिए, है ना। तो हमारे पास गाय कितनी थी, 18, तो हमको इसको 18 से डिवाइड करना है। तो ये तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 2 × 24 × 18 हुआ। 24 2 = 48 × 18 ही लिखूंगी, यूनिट मीटर स्क्वायर। तो एरिया अवेलेबल फॉर 1 काउ टू ग्रेस, हाँ, एरिया अवेलेबल फॉर 1 काउ टू ग्रेस इक्वल टू क्या हो गया, 48 × 18 डिवाइडेड बाय 18, एरिया ऑफ रोम्बस अपॉन एरिया नंबर ऑफ काउज, यही तो होगा। तो आंसर सीधे क्या आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। यही निकालना था हमें कि कितना एरिया एक गाय को मिल रहा है ग्रेस करने के लिए। तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। अब मैं 48 × 18 करती कि 18 8 = 144, तो देखो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आता, 4 बचा 14, 18 4 = 72, 72 76 86 864 आता। अब मैं इसको फिर 18 से डिवाइड करती तो आंसर तो यही आता, पर टाइम लगता ना, पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर वापस डिवाइड करूँ। तो इट्स बेटर कि मेरे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए आपके कि आप करना क्या चाह रहे हो। आपको रोम्बस का एरिया निकालना है या आपको एरिया अवेलेबल फॉर 1 काउ टू ग्रेस। पूछा क्या थी, दोनों चीज़ें पूछी होती तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, है ना, तो हमको एरिया भी पूरा बताना पड़ता। पर उन्होंने हमसे पूछा नहीं, उन्होंने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक गाय के लिए कितना एरिया, तो जस्ट फोकस ऑन दैट, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अम्ब्रेला। तो चलो भाई, कहाँ चला गया, मैं भी एक अम्ब्रेला लेकर के आई थी, कहाँ गया। ओहो, एन अम्ब्रेला, लगता है मैंने वो क्लीन किया तो उसमें गायब हो गया अम्ब्रेला। चलो कोई बात नहीं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। हाँ, आपका अम्ब्रेला कैसे बना है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस से। तो काइट वाला आ गया, एक सेकेंड, ये रहा, दिस वाज द अम्ब्रेला। हाँ, यदि हमने ये अम्ब्रेला ले लिया तो आप ये देख सकते हो कि ये किससे बना है, बहुत सारे ट्रायंगुलर पीसेस से बने हैं। ये सारे अम्ब्रेला जो है आपके, ये ट्रायंगुलर पीसेस है, आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे ट्रायंगुलर पीसेस को जोड़ करके आप अम्ब्रेला बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो अम्ब्रेला है ये ट्रायंगुलर पीसेस से जोड़ के बना है, और ये जो पीसेस हैं उनका शेप क्या है, दे आर ट्रायंगुलर इन शेप। और ये ट्रायंगुलर शेप की बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि इसके ये जो साइड्स है, ये दोनों साइड तो इक्वल होंगी, ये 50 है तो ये भी 50 और ये वाली साइड 20 है। तो आपने क्या किया, ऐसे 10 पीसेस को, 10 ट्रायंगुलर पीसेस को जोड़ के एक अम्ब्रेला बनाया है, और कलर जो है वो ऑल्टरनेट यूज़ किया है ना, 2 कलर मिला करके बनाया। तो आपको बताना है कि हर कलर का कितना कपड़ा लगा, ब्लू कलर का कितना क्लॉथ, ग्रे कलर का कितना क्लॉथ, रेड ग्रीन है तो रेड ग्रीन कलर का कितना क्लॉथ। क्वेश्चन क्लियर? तो हमको यही वो पूछ रहा है कि एक कलर का कितना कपड़ा लगा। तो अब हमको क्या करना है, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वी हैव अ ट्राइंगल। हमारा मेन वो क्या हो गया कि हमारे पास तो एक ट्राइंगल है, अम्ब्रेला में है क्या, वी हैव अ ट्राइंगल जिसकी ये साइड 50, ये साइड 50 और ये वाली साइड है 20, 50 50 एंड 20। हाँ, तो हम इसको एक ट्राइंगुलर पीस का एरिया निकाल लें। तो एस क्या हो गया, 50 50 100, 120/2, दैट इज़ एस की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो 1 पीस का एरिया क्या हो गया, √60, 60 - 50 that is 10, 60 - 50 again 10, 60 - 20 is 40,
तो आपका एरिया ऑफ वन पीस क्या हो गया 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। तो क्या हो गया बेटा, ये 40 और ये 2 ज़ीरो 400, ये एक ज़ीरो इधर 400 और एक ज़ीरो यहाँ से ले लो तो ये 100। तो ये क्या हो गया 400 से स्क्वायर रूट लिया 20 और यहाँ से एक ज़ीरो 200√6। ये आपका एक पीस का एरिया आया। एक ट्रायंगुलर पार्ट जो है उसका एरिया इतना है 200√6। पर हमसे क्या पूछा है कि 10 पीस हैं टोटल कितने हैं 10 पीस है और 2 कलर के हैं। तो एक कलर के कितने पीस हुए 10 डिवाइडेड बाई 2। और हमसे पूछा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो हम क्या करेंगे, ये 200√6 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, क्योंकि एक कलर के 5 पीस है। तो 5 इंटू 200 क्या हो गया 1000। तो आंसर क्या आ गया 1000√6। और दूसरा कलर भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो उसका आंसर भी क्या होगा 1000√6 और यूनिट दोनों की क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको दोनों कलर का कपड़ा कितना चाहिए 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर एनसीईआरटी से मैच होना चाहिए, ये बात याद रखो। इसमें उन्होंने आंसर रूट में दिया है तो आप रूट में लिख सकते हो। अदरवाइज यदि आप श्योर नहीं हो तो आप √6 की वैल्यू निकालो। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, √6 वाज 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, है ना, 2.5 समथिंग आ रहा था। तो 2.5 नहीं आएगा, 2.49 समथिंग आएगा। उसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू डेसिमल में 2 प्लेस तक निकाल सकते हो। तो दोनों आंसर लिख दो यदि थोड़ा सा भी शक है। तो ये कंसेप्ट है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। तो ये देखो अपनी काइट भी थी अपने पास, काइट कहाँ चली गई, ओके लेट्स देखो। काइट जो है ना आपकी, उसकी डिज़ाइन बहुत सारी होती है, आपको पता है ना। तो काइट की बहुत डिज़ाइंस हैं, पर हमारा पर्पस क्या है कि हमें हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ काइट बहुत तरह की है। जो आपके क्वेश्चन में काइट है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसा है। इसका शेप क्या है, दिस इज स्क्वायर। ये जो है ये एक स्क्वायर है। हाँ, हम इसको येलो कलर से ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो शेप है ये एक स्क्वायर है। और यहाँ पर जो आपके ये इस तरह का डिज़ाइन है, दिस इज़ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक आइसोस्लेस ट्राइंगल जैसा है। ऊपर जो है आप कोई सी भी काइट ले लो, ये ले लो, दिस इज़ अ स्क्वायर। ये वाला पोर्शन स्क्वायर है, ये आपकी डायगोनल ऑफ स्क्वायर जहाँ से वो बंधा होता है। और ये नीचे एक ऐसा ट्राइंगुलर पोर्शन है, तो ये दोनों साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल नहीं होता। दैट इज़ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। ये अलग डिज़ाइन है, ये नहीं लेना है हमारे काम का। हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो इस कंसेप्ट पे है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ये रहा, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर। और इसकी डायगोनल कितनी दी है 32 सेंटीमीटर। एंड आइसोस्लेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 एंड साइड 6 ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड। अब ये आपको पतंग कैसे बनानी है, 3 कलर से बनानी है। यहाँ पे आपने ब्लू कलर लगा दिया, हाँ, यहाँ पर ब्लू कलर लगा दिया, मान लो यहाँ पर पिंक लगा दिया, और नीचे आपने कोई और तीसरा कलर लगा दिया। ये जो है ये आपका तीसरा कलर है। 3 कलर से मिला करके बना रहे हो, 1, 2 एंड 3। अब आपको बोल रहा है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज। तीनों कलर के कितना कितना पेपर लगा ये बताओ। तो बेटा यहाँ पर आपको फिर से प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी आपका शेप इन क्वेश्चन इज स्क्वायर, तो स्क्वायर में भी क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल 90, डायगोनल्स भी इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो डायगोनल भी इक्वल है, सारी सब स्क्वायर बड़ा प्यारा शेप है, उसमें सब कुछ इक्वल है, साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, एंगल्स इक्वल। हाँ, डायगोनल बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पे करती है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको शायद याद भी होगी, 8th में पढ़ी थी, और अभी 9th में क्वाड्रिलेटरल में खूब पढ़ेंगे, तो याद कर लो अभी से ही। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें इक्वल है। अब हमको बोल क्या रहा है कि इसकी डायगोनल है 32। इस शेप का तो बड़ा आसान काम है कि आपको बोला है आइसोस्लेस ट्राइंगल विथ बेस 8, तो ये 8 है और ये दोनों साइड्स क्या हो गई आइसोस्लेस, मतलब 2 साइड्स इक्वल। तो यू हैव अ ट्राइंगल विथ साइड 6, 6, 6 एंड 8। तो इसका एरिया तो सीधे हेरॉन्स फार्मूला से निकल जाएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। आपका हेरॉन्स फार्मूला आप लगा दो तो ये क्या हो गया 8 + 6 + 6, 6, 6, 12, 12 + 8 20। तो 20/2 10, तो एरिया क्या हो गया √10,
10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 8 2, 2 4 है, ये एक 2 आ गया 20 से, फिर 4 आ गया तो 2, 8√5, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया आ गया। और √5 की वैल्यू आप ले सकते हो, √5 अप्रॉक्सीमेटली 2.24 होता है। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 2.24, तो 8 4 32, 3 8 2 16, 3 19, 17.92। ये किसका एरिया आ गया आपका नीचे वाले पोर्शन का, ये जो ये ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया 17.92, यूनिट ज़रूर लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्ट 3 ये तो सीधे निकल गया। अब एरिया ऑफ पार्ट 1 के लिए क्या करना है, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 के लिए हम क्या देखें, हमें तो डायगोनल दिए 32, पर आपको क्या पता है स्क्वायर में दोनों डायगोनल 32 होंगी, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होती हैं, वो बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पर। तो इसका क्या मतलब कि यदि ये 32 है तो ये भी 32 है। ये यदि मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, तो बेटा AC = BD = 32। दूसरी बात, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम O बोल दें, तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये बाइसेक्ट करती हैं। आप BO = DO ले लो, AO = CO, आपकी मर्ज़ी। तो BO = DO = हाफ ऑफ BD होगा, मतलब हाफ ऑफ 32 का हाफ कितना हो गया 16। तो आपको क्या पता चल गया कि आपकी ये जो साइड है ये 16 है, ये भी कितनी होगी 16, ये भी 16, ये भी 16 है ना। तो हमें क्या करना है, हमें तो इस नीले पोर्शन का एरिया निकालना है। अब इस ब्लू पोर्शन के लिए हम देखें, हमको ये बेस पता है और हमको ये हाइट पता है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा यूज़ करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और आपको क्या पता है ये 32 है, इस ट्राइंगल का भी बेस ये है, इस ट्राइंगल का बेस भी है, इसकी हाइट भी 16 है, इसकी हाइट भी 16 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC = हाफ बेस इंटू हाइट। बेस दोनों केस में कितना है 32, और हाइट दोनों केस में कितनी है 32 को 2 से कैंसिल किया 16, 16 का स्क्वायर 256, यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 भी 256, एरिया ऑफ पार्ट 2 भी 256। सिंपल कंसेप्ट। तो ये आपका एकदम आसान तरीका है इसका एरिया निकालने का। अब हमारा मेन क्वेश्चन बचा है, हमारे 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के नीचे बचे हैं, और एक अपने वो राधा वाला छोड़ा है 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो कल की क्लास में हम ये कंटिन्यू करेंगे, आप ट्राई कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं अपने आप फेयर कॉपी में। ठीक है, थैंक यू।